सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे दोहा समिट मसौदा पेश, इसराइल का हमला, अमन और नॉर्मलाइजेशन पर सीधा वार, कतरी पीएम ने की मांग, इसराइल को सजा दो, डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को दी नसीहत, कहा पजामे में रहो, कतर बड़ी पार्टी है। दोहा में ईरान और कतर के मिनिस्टर्स की मुलाकात, इसराइल को रोकने का मिलकर बना रहे प्लान। और यमन के हूथीज के हमले जारी, इसराइल में दहशत में बीत रही रातें। शुरुआत करते हैं शो की। दोहा में कल अरब इस्लामिक समिट का मसौदा पेश हो गया। इसमें कहा गया कि दोहा पर इसराइली हमला अमन और नॉर्मलाइजेशन की कोशिशों पर हमला है। अरब इस्लामिक समिट में तैयार मसौदा करार में कहा गया कि इसराइल का कतर की कैपिटल दोहा पर किया गया हमला और उसकी जारी जंगजू कारगुजारियां अरब मुल्कों के साथ नॉर्मलाइजेशन की तमाम कोशिशों को कमज़ोर कर रही हैं। मसौदा करार में लिखा गया कि कतर पर हमला और इसराइल की जेनोसाइड, नस्ली सफाया, भुखमरी, नाकेबंदी और तौसियत पसंद पॉलिसीज़ न सिर्फ अमन और बराबरी की कोशिशों को ख़तरे में डाल रही हैं, बल्कि अब तक नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो समझौते हुए और आगे होने वाले थे, उन सब को भी ख़तरे में डाल दिया है। करारनामे में इसराइल की धमकियों को ख़तरनाक उकसावा करार देते हुए कहा गया कि अगर अरब या मुसलमान मुल्कों पर फिर हमला हुआ तो ये सीधी वारदात दुनिया के अमन और सिक्योरिटी को तबाह कर सकती है। याद रखिए, मुस्लिम मुल्कों का मतलब ईरान से भी है, सिर्फ अरब मुल्कों की ये समिट नहीं थी। यानी ये दोहा में कल रात इशारा दिया गया है कि अब दोबारा से ईरान पर भी अगर हमला हुआ तो बड़ा बवाल मच जाएगा। ईरान भी इस बैठक में शामिल था। आपको पता है कि मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास अरागची दोनों कतर में हैं। अब्बास अरागची कल की मीटिंग में शामिल हुए, आज मसूद पेज़ेश्कियान शामिल होंगे क्योंकि आज टॉप लीडर्स की मीटिंग है। अरब और मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दोहा अटैक को बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमला करार देते हुए कहा कि ये बेहद गलत एस्केलेशन है और बेहद संजीदा है, और सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की गई। ये हमला एक रिहायशी इलाके में हमास के लीडर्स पर हुआ था, आप सब जानते हैं। इस हमले में कई लोग मारे गए, जिनमें एक कतरी शहरी भी शामिल था। मसौदे में कहा गया कि यह हमला यूएन के एक मेंबर मुल्क पर सीधा हमला है और ये इसराइली हुकूमत की इंतहा पसंदी को उजागर करता है। ये वाक़या इसराइल के उस रिकॉर्ड में एक और जुर्म जोड़ता है जिससे इलाके और पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ रहा है। दोस्तों, याद रखिएगा कि आज इस मीटिंग का दूसरा दिन है और आज तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की सबसे अहम मीटिंग होनी है, जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लेने पर डिस्कशन हो सकता है। और बहुत मुमकिन है कि ये शायद आज जो अरबों की नाटो की तर्ज पर एक अलग फोर्स, एक जॉइंट फोर्स बनाने की बात है, जिसका जिक्र हमने कल किया था, उस पर हो सकता है कि आज की बैठक में, आज के समिट के हिस्से में उस पर गौर किया जाए। कतर के वज़ीर आज़म ने दुनिया से पुकार लगाई है, कहा है कि इसराइल को सज़ा दो, डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ दो। और शायद ये इशारा अमेरिका और यूरोप की तरफ भी है। दोहा पर इसराइल के हमले के बाद कतर ने अरब और मुस्लिम ममालिक का इमरजेंसी समिट बुलाई। 2 दिन तक चलने वाली ये समिट कल शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में पहले दिन कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने दुनिया से ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल को उसके जुर्मों की सज़ा दी जाए। यानी इसराइल पर एक्शन लेने की साफ डिमांड की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ दे, दोहरे नज़रिए छोड़ दे, इसराइल को उसके सारे जुर्मों पर सज़ा दे। उन्होंने कहा कि हमारे फ़लस्तीनी भाई जिस नस्ल कुशी और जबरी बेदखली का शिकार हैं, वो कभी कामयाब नहीं होगी। कतरी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इसराइल की हरकतें दोहा की मीडिएटर के तौर पर की जा रही कोशिशों को नहीं रोक सकते। कतर अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर गज़ा की जंग ख़त्म करने की कोशिश जारी रखेगा, यह कतरी पीएम की तरफ से कहा गया। इतवार रात को दोहा में अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई, जिसमें आज की समिट का मसौदा तय किया गया, जिसके बारे में एक डिटेल्ड जानकारी हम पिछली खबर में आपको दे चुके हैं। कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि ये समिट कतर के साथ अरब इस्लामी यूनिटी को दिखाएगी और इसराइल की बुज़दिलाना और रियासती दहशतगर्दी को
सख्त तौर पर मुस्तरद करेगी। ये रियासती दहशतगर्दी का मतलब होता है स्टेट टेररिज्म, यानी एक ऐसी दहशतगर्दी जो सरकार की तरफ से की जा रही हो या सरकार के इशारे पर की जा रही हो। तो इसराइल की हरकतों को, हमलों को कतर दहशतगर्दी कहता आया है और कह रहा है। हमास के सियासी लीडर बासिम नईम ने भी उम्मीद जताई है कि समिट से यकीन दहानी और ठोस अरब इस्लामी पोजीशन सामने आएगी और इसराइल पर वाज़ेह और सख्त एक्शन लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को नसीहत देते हुए समझाया है कि अपने पायजामे में रहो, कतर बहुत बड़ी पार्टी है। जो नसीहत ट्रंप ने दी उसे हम अपने यहाँ के लफ्ज़ों में कहें तो यही कहा जाता है कि लाला जामे में रहो, पजामे में रहो, ज़्यादा मत उछलो। वैसे ही कुछ ये बयान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सीधी नसीहत दी कि वो कतर के मामले में बहुत एहतियात बरते, बहुत केयरफुल होकर कोई कदम उठाए। ट्रंप से जब पूछा गया एक रिपोर्टर की तरफ से कि दोहा पर इसराइली हमलों को लेकर उनका पैगाम क्या है, तो ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल से इसराइल को बहुत एहतियात करनी होगी। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना है, लेकिन कतर अमेरिका का बड़ा करीबी दोस्त है, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने जुमे को कतर के हाकिम शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल थानी के साथ डिनर भी किया था, आपको याद दिला दूं। यानी साफ है कि ट्रंप ने इसराइल को दो टूक अल्फाज में बता दिया है कि कतर से उलझना आसान नहीं और ये पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है। असल में इसराइल के खिलाफ जमा हो रहे अरब और मुस्लिम मुल्कों को देखकर ट्रंप भी घबराए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कल ही मार्को रूबियो को इसराइल भी भेजा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बंदा। और मार्को रूबियो को इसलिए भेजा था ताकि नेतन्याहू को समझाया जा सके कि वो कहीं नक्शेबाजी में आकर कतर पर दोबारा हमला न करवा दे, वरना मामला और माल हाथ से निकल जाएगा। बात ईरान और कतर के करीब आने की। दोहा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर ख़ारजा और साथ ही वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी की मुलाकात हुई। ये मुलाकात इस्लामी और अरब मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के इजलास के दौरान हुई। अराग़ची ने इसराइल के हालिया हमले को कतर पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इस जंगजू रवैये के ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया को मिलकर सख्त और असरदार कदम उठाने होंगे। इस्लामी दुनिया को, नॉट अरब दुनिया को। उन्होंने गज़ा में जारी कत्लेआम रोकने और इसराइली हुक्मरानों को सज़ा दिलाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान की हमदर्दी और खुली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अरब और इस्लामी मुल्कों को मिलकर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए और इसराइल के फैलते हुए असर को रोकने के लिए पेशकदमी करनी होगी। याद रखिएगा कि इस जुमले में फ़लस्तीनियों की मदद का भी जिक्र आया है। इस्लामी और अरब ममालिक को मिलकर ऐसा करना होगा, ये कहा गया है। खैर, दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी हालात और ईरान के न्यूक्लियर मसले पर भी तफसील से बातचीत की। यमन के हूथीज़ बर्बादी के बाद भी रुक नहीं रहे। सना पर कितने हमले हुए, लेकिन वो इसराइल पर हमले करने से नहीं रुक रहे। इसराइली टारगेट्स पर फिर से उन्होंने ड्रोन हमले किए हैं। यमनी आर्म फोर्सेस यानी कि YAF ने ऐलान किया है कि उन्होंने इतवार को 4 ड्रोन इसराइल के टारगेट्स पर दागे। YAF के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने बयान देते हुए बताया कि 3 ड्रोन रमोन एयरपोर्ट की तरफ भेजे गए, जबकि चौथा ड्रोन अल नकब के इसराइली मिलिट्री साइट पर दागा गया। जनरल सारी ने दावा किया कि ये आला सतह का टॉप लेवल का ऑपरेशन था और अपने मकसद में कामयाब रहा। याहिया सारी ने बताया कि यह हमला गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी इसराइली नस्लकुशी और यमन पर हो रहे इसराइली जुल्म के जवाब में किया गया। कुछ खबरें सर लाइव लिए लेते हैं। कतर वाली बात अगर हम फिर से ले आएँ तो अरब लीग के चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि कतर इज़ नॉट अलोन। कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामिक वर्ल्ड उसके साथ खड़े हैं। ये जो यकजहती है, अगर ये कायम रह गई, बयानों से बाहर जाकर हकीकत के जो आईने में उतर गई, तो एक बहुत बड़ी करवट है। और यूँ समझिए कि इसराइल का हमला फिर उसे नुकसान वाला हमला नहीं माना जाएगा, उसे फ़ायदे वाला हमला माना जाएगा। भले इसराइल को उसमें कोई फ़ायदा ना हो। हमास कभी कभी कुछ हमले फ़ायदा दे देते हैं। 7 अक्टूबर का हमला इसराइल के लिए अब बेनिफिशियरी साबित हो रहा है, जो उसको कभी इवन सेटलमेंट की बात हो रही, कभी पूरे गज़ा को कब्जाने की बात हो रही, कभी ग्रेटर इसराइल को बनाने की बात हो रही है। खैर, हमास ने अरब और इस्लामिक स्टेट से अर्ज किया है, अपील की है, गुजारिश की है कि इसराइल को आइसोलेट किया जाए, अलग थलग किया जाए, उससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं जिस जिसके भी हैं, और कोशिशें की जाएं कि उस पर प्रेशर डाला जाए।
ہر طرح کے حملے روکنے کے لیے۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے، اسرائیل بمبارڈز 4 ٹاورز ان غزہ سٹی ایز ریزیڈنٹس کنٹینیو ٹو ایویکویٹ ایریا۔ لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، پورا شہر خالی ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں کل اور 4 ٹاور اڑا دیے، 4 رہائشی ملٹی لیول ٹاورز۔ ہزاروں سینکڑوں لوگ اس میں رہ رہے تھے، سب بے گھر ہو گئے، اور یہ سب کچھ جاری ہے۔ اور لگ بھگ غزہ سٹی سے 10-12 لاکھ کے آبادی والے شہر سے 3 لاکھ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ چکے ہیں۔ اور یہ ہاسپٹل کے باہر کا نظارہ ہے، القدس ہاسپٹل ہے تال الہوا میں، اور یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب یہ تمام فیملیز خوف، پریشانی اور ایک عجیب سی فیوچر کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو لے کر یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ ان کی بلڈنگ بھی اڑا دی گئی، ان کا ٹاور اڑانے کی بات کہی گئی تھی، تو جو سامان لا سکتے تھے کھینچ کے، گدا، ٹنکی، کنستر، وہ لے آئے۔ یہ زندگی ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے جب تک غزہ دوبارہ سے تعمیر نہیں ہوتا، اور ہوگا انشاءاللہ جلد ہی، تب تک کے لیے تو یہ بے گھر ہو گئے۔ US bill could allow revocation of passports of individual criticizing Israel۔ یہ خبر ہے، کل ہم نے دیکھی تو ہم چونک گئے تھے کہ ایک انٹرسیپٹڈ رپورٹ کہہ رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ خبر بھی ایک دعویٰ ہے، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن انٹرسیپٹ رپورٹ کہہ رہے ہیں، مطلب انٹرسیپٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ US کانگریس جو ہے وہ، یعنی کہ وہاں کی پارلیمنٹ، وہ کنسیڈر کر رہی ہے ایک نیو بل پہ، جس میں سینیٹر مارکو روبیو، جو کہ اسٹیٹ سیکرٹری بھی ہیں، ودیش منتری بھی ہیں امریکہ کے، ان کو یہ اتھارٹی مل جائے گی کہ وہ امریکن پاسپورٹس ان لوگوں سے چھین سکیں جو صرف اسرائیل کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو یہ کہہ دیں کہ اسرائیل غزہ پر ظلم کر رہا ہے، ان کے بھی پاسپورٹ چھن جائیں گے۔ یہ اس خبر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسے ایک بل پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، نہ پیش ہوا نہ پاس ہوا یہ خبر۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ روبیو کے ایکشن جو پچھلے دنوں میں رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، ان میں سے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ ویزا کینسل کر دیے گئے، ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ بھی اس میں تھا، اسی کڑی میں آگے کہ اب لوگوں کے پاسپورٹ ہی چھین لیے جائیں گے، یعنی امریکن ان کی سٹیزن شپ ختم، ایسا دعویٰ کیا جائے۔ اگر یہ ہو گیا نا تو کوئی بھی امریکہ کو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں کہے گا، راج شاہی کہے گا، جس میں میرا محبوب، اور اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ سمجھے؟ یہ غزہ کے حالات ہیں آج کے۔ النصیریت میں چیریٹی کچن جو ہے، لنگر خانہ سمجھیے، وہاں اس طریقے سے خالی برتنوں اور بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ روز صبح قطاریں لگتی ہیں، کچھ کھانا مل جائے، یہ اگلے دن زندہ رہتے ہوئے گزر جائے۔ یہ لوگوں کے حال ہیں، قطاریں کی قطاریں، اور نہ جانے کتنوں کو ملتا ہے، اور اس سے زیادہ مایوس خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے العربیہ انگلش کی کہ لبنان کے ساؤتھ کے حصے میں پھر سے ایک اسرائیل نے اسٹرائک کی ہے، کار پر کی ہے، کہا ہے کہ حزب اللہ کے ہم نے ایک اہم بندے کو اڑا دیا ہے، جبکہ لبنان کے لوگ کہتے ہیں، لبنان کی میڈیا کہتی کہ عام لوگوں کو روز اسرائیل مار رہا ہے۔ تو ایک شخص اس کل کے حملے میں بھی جو ہے وہ کل رات کے حملے میں شہید ہو گیا، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ الجیرین پریزیڈنٹ اپوائنٹس غریب ایز پرائم منسٹر۔ اب دیکھیے، جو ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں نا، وہ مڈل ایسٹ کی ہی نہیں ہیں، وہ مینا کی ہیں۔ مینا کو سمجھ لیجیے، MENA، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ۔ نارتھ افریقہ میں بڑے مسلم ممالک ہیں، اور ان میں سے ایک مسلم ممالک ہے الجیریا۔ لگ بھگ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، 99% مسلمان ہیں الجیریا میں۔ تو الجیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں عبد المجید تیبون، انہوں نے سیفی غارب کو ملک کا نیا پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ جلد ہی اپنی گورنمنٹ کو فارم کیجیے۔ اب کہیں جو ہے ایک پرائم منسٹر بنا، تو میں نے سوچا آپ کو خبر دے دیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ غزہ کے بیمار بچوں کا پہلا گروپ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ جون جولائی میں یونائٹڈ کنگڈم نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی اسرائیل سے کہ بھئی بچوں کو تو علاج ملنے دو، جنگ تمہاری اپنی جگہ ہے۔ تو ابھی بتایا جا رہا ہے 30 سے 50 بچوں کا گروپ برٹن کے لیے روانہ ہوا ہے، وہاں انہیں علاج ملے گا، اور یہ
वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोग्राम के तहत इन बच्चों को वहाँ इलाज दिया जाएगा। तो ये ब्रिटेन की हुकूमत का एक अच्छा कदम है, इसके लिए तारीफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।